नोबेल पुरस्कार। ये नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बड़े दिमाग और उनकी शानदार खोजें याद आती हैं। पर कभी सोचा है कि ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? केमिस्ट्री में सबसे पहला फर्स्ट एवर नोबेल प्राइज किसे और क्यों मिला? आज हम उसी पहले चैप्टर को खोल रहे हैं। हम बात करेंगे जैकोबस एच वैन टी हॉफ की, वो शख्स जिसने केमिस्ट्री को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि पहले नोबेल केमिस्ट होने का मतलब क्या था। फिर हम गोता लगाएंगे उनके क्रांतिकारी आइडिया में कि मॉलिक्यूल्स असल में 3D होते हैं। हम सॉल्यूशंस के अंदर छिपे प्रेशर को समझेंगे, केमिकल रिएक्शंस की दुनिया की सैर करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इन सब आइडियाज ने मिलकर फिजिकल केमिस्ट्री जैसे एक पूरे नए विज्ञान को जन्म दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले नोबेल रसायनज्ञ। जरा सोचिए, साल है 1901। नोबेल प्राइज एकदम नई चीज है और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी की नजरें इस पर टिकी हैं। केमिस्ट्री का पहला सम्मान किसे मिलेगा? ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये तो इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कराने जैसा था। और ये सम्मान मिला जैकोबस एच वैन टी हॉफ को। 1901 में उन्हें केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने आने वाले सभी विजेताओं के लिए एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दिया। पर सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया था जो इतना खास था? जवाब इस एक लाइन में छिपा है। ये नोबेल कमेटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब इसमें रासायनिक गतिकी और परासरणी दबाव जैसे शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, है ना? लेकिन असल में ये दो ऐसे जबरदस्त आइडियाज थे जिन्होंने साइंस की दुनिया में हलचल मचा दी थी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। वैन टी हॉफ का पहला बड़ा आइडिया था अणुओं को 3D में देखना। आज सुनने में ये बात शायद बहुत आम लगे, लेकिन उस जमाने में इस एक सोच ने केमिस्ट्री की पूरी किताब ही पलट कर रख दी। इस नई सोच को एक नाम दिया गया, स्टीरियोकेमिस्ट्री। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं। वैन टी हॉफ के आने से पहले साइंटिस्ट लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे देखते थे? बस कागज पर बनी एक ड्राइंग की तरह, एकदम फ्लैट। लेकिन वैन टी हॉफ ने आके कहा, अरे नहीं रुको, असलियत ऐसी नहीं है। उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल्स की भी एक गहराई होती है, एक 3D शेप होता है। और बस इस एक बात ने सब कुछ बदल दिया। ये सच में एक गेम चेंजर था। मिसाल के तौर पर मीथेन को ही ले लीजिए। पहले सब उसे एक चपटा 2D स्ट्रक्चर मानते थे, लेकिन वैन टी हॉफ ने बताया कि नहीं, इसका असली आकार तो एक 3D पिरामिड जैसा है, जिसे टेट्राहीड्रॉन कहते हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी डिटेल नहीं थी, इसने मॉलिक्यूल्स के गुणों को समझने का एक बिल्कुल नया दरवाजा खोल दिया था। तो एक तरफ तो उन्होंने मॉलिक्यूल्स को 3D में देखना सिखाया। अब चलते हैं उनकी दूसरी बड़ी खोज की तरफ, वो खोज जिसका जिक्र नोबेल प्राइज में भी हुआ था। ये कहानी है सॉल्यूशंस के अंदर काम करने वाले एक छिपे हुए प्रेशर की, जिसे हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणी दबाव। अब ये क्या चीज़ है? ये एक तरह की छुपी हुई ताकत है। सोचिए, आपके पास एक खास तरह का फिल्टर है, एक झिल्ली जो कुछ चीजों को तो पार जाने देती है पर कुछ को रोक लेती है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे नेचर हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो यह काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला, एक झिल्ली है जो दो घोलों को अलग कर रही है। दूसरा, जो सॉल्वेंट है, मान लीजिए पानी, वो तो झिल्ली के आर पार आसानी से जा सकता है। लेकिन, और यही असली खेल है, तीसरा, जो घुली हुई चीज है जैसे नमक या चीनी, वो पार नहीं जा सकती। तो क्या होता है? पानी खुद ब खुद उस तरफ भागता है जहां घुली हुई चीज ज्यादा है, ताकि दोनों तरफ बैलेंस बन सके। यही वो प्रोसेस है जिससे पौधे पानी पीते हैं और हमारे शरीर के सेल्स काम करते हैं। तो ठीक है, हमने मॉलिक्यूल्स का 3D शेप देख लिया, सॉल्यूशंस के अंदर का प्रेशर भी समझ लिया। अब आते हैं नोबेल प्राइज पजल के आखिरी हिस्से पर। वैन टी हॉफ ने यह भी बताया कि केमिकल रिएक्शंस असल में होते कैसे हैं, उनकी स्पीड क्या होती है। इस फील्ड को कहते हैं केमिकल डायनामिक्स। देखिए, इसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि रिएक्शन में क्या बना, असली सवाल यह है कि कितनी तेजी से बना। वैन टी हॉफ ने रिएक्शन की स्पीड को समझने पर जोर दिया और यह भी कि तापमान जैसी चीजें उस स्पीड को कैसे घटा बढ़ा सकती हैं। यह बिल्कुल किसी रेसिपी को कंट्रोल करने जैसा है। अब देखिए, वैन टी हॉफ की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो ये कि उनकी खोजें बिखरी हुई नहीं थी। 3D मॉलिक्यूल्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिएक्शन की स्पीड, ये सारे धागे मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे थे। और उस नई तस्वीर, उस नई फील्ड का नाम था फिजिकल केमिस्ट्री। ये क्या है? ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक संगम है।
एक तरफ केमिस्ट्री है जो पदार्थ की बनावट बताती है और दूसरी तरफ फिजिक्स है जो ऊर्जा और गति के नियम बताती है। वैन टी हॉफ ने इन दोनों को जोड़ दिया और समझाया कि मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजें असल में काम कैसे करती है। और ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बात नहीं थी, उन्होंने बाकायदा इसे एक पहचान दी। साल 1887 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक साइंटिफिक जर्नल शुरू किया, जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री पर ही था। ये एक तरह का ऐलान था कि देखो, साइंस में एक नया खिलाड़ी आ गया है। तो ये सब करने वाला इंसान आखिर था कैसा? बस खोज के लिए पूरी तरह समर्पित। सोचिए, 1896 में वो बर्लिन चले गए, एक ऐसी नौकरी के लिए जिसमें पढ़ाना कम और रिसर्च ज्यादा थी। मतलब साफ था, उनकी असली भूख तो नई चीजें खोजने की थी। तो आखिर में अगर हम उनकी पूरी विरासत को देखें तो ये कमाल की है। केमिस्ट्री के सबसे पहले नोबेल विजेता, हमें मॉलिक्यूल्स को 3D में सोचना सिखाया, ऑस्मोटिक प्रेशर के राज खोले, केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को समझना सिखाया और इन सबसे बढ़कर फिजिकल केमिस्ट्री जैसे एक पूरे नए साइंस की नींव रखी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। कभी सोचा है कि आज हमारी मॉडर्न दुनिया वैन टी हॉफ की उस एक सोच पर कितनी टिकी हुई है? नई नई दवाइयां बनाने से लेकर नए मटेरियल बनाने तक, हर चीज की बुनियाद में वही एक आइडिया है कि मॉलिक्यूल्स सिर्फ कागज पर बनी तस्वीरें नहीं, बल्कि असल दुनिया की 3D चीजें हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो 100 साल बाद भी दुनिया की हर लैब में आज भी जिंदा है।